Hello to everyone. Now we have to discuss a very important topic from examination point of view, laws of limiting friction. बेसिकली क्या है, देर आर फोर लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन जो हमने वन बाय वन डिस्कस करने हैं एंड वी हैव टू डिस्कस देयर एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन आल्सो. क्लियर? तो ये आर्टिकल थोड़ा लेंथी जाएगा, प्लीज आपने इसको ध्यान से देखना है और अंडरस्टैंड भी इसको अच्छे से करना है, बिकॉज आपके पास जैसे वन वन लॉज होगा तो उसकी क्या होगी, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी होगी. कई बार क्या होता है कि आपके एग्जाम में जैसे सपोज करो कोई एक इसका लॉ है, देन वो पर्टिकुलर लॉ पेपर में मेंशन कर दिया जाता है एंड यू हैव टू गिव देयर एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन. तो आपने ये जो लॉज हैं वो अच्छे से स्टडी करने हैं. क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट विद द लॉज ऑफ द लिमिटिंग फ्रिक्शन. देयर आर बेसिकली फोर लॉज ऑफ द लिमिटिंग फ्रिक्शन. जो फर्स्ट हमारे पास लॉ है वो क्या है, द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एफ एल, मैं उसे एफ एल से डिनोट कर रहा हूं, is directly proportional to the normal reaction on the body. Clear? Means आपके पास जो force of limiting friction होगा वो R के क्या होगा, directly proportional होगा. Clear? जैसे suppose करिए कि मेरे पास यहाँ पे ये मैंने एक body place करी. Clear? और इसका जो weight होगा वो कैसे act करेगा, vertically downward, और रिएक्शनल फोर्सेस आपके पास कैसे एक्ट करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेंगे. आपने फोर्स अप्लाई करनी है इस डायरेक्शन में, देन फ्रिक्शनल फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेंगे. क्लियर? बट मैं इस केस में यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, फॉर देयर एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन यहाँ पे मैंने क्या किया, इसे जस्ट एक मैंने थ्रेड के साथ टाइप कर रखा है और यहाँ पे मैंने ली हुई है जस्ट एक पुली. ये पुली है और यहाँ से मैंने क्या कर रखा है, एक ये पेन अटैच किया हुआ है. ये पेन अटैच किया हुआ है और इसमें मैंने क्या प्लेस किया, ये वेट प्लेस किया. क्लियर? तो आपके पास जो फोर्स अप्लाइड होगी वो इस डायरेक्शन में होगी और जो फ्रिक्शनल फोर्सेस एग्जिस्ट करेंगी वो अपोजिट डायरेक्शन में, लेट इट बी एफ एल. क्लियर? तो आपके पास क्या है, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ, द फोर्स ऑफ द लिमिटिंग फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन. मींस जैसे आप FL को इंक्रीज करते हो देन आपके पास R भी क्या करता है, इंक्रीज करता है. ये जैसे मैं R को इंक्रीज करता हूं देन FL क्या करता है, मेरे पास इंक्रीज करता है. वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस सिचुएशन. क्लियर? मींस उसको हमने एक्सपेरिमेंटल वे में वेरीफाई करना है. बट सबसे पहले क्या है कि यहाँ पे मैं ये चीज डिस्कस करता हूँ कि जब आप प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में चेंज करते हो तो हमारे पास यहाँ पे कॉन्स्टेंट आता है म्यू, और ये जो म्यू हमारे पास होता है दिस इज नोन एज कोएफिशिएंट of friction. Clear? This is a coefficient of friction. और ये जो coefficient of friction है ये डिपेंड्स करता है ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द सरफेस. कि जैसे मान लीजिए आपके पास ये जो बॉडी है कौन से मटेरियल की बनी हुई है इसके ऊपर डिपेंड करेगा, और एक ये डिपेंड करता है व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द सरफेस. उसका मतलब क्या होता है कि आपके पास जैसे बॉडी है वो ड्राई है या वेट कंडीशन में है, या फिर ये भी डिस्कस किया जा सकता है जो बॉडी है वो रफ है या स्मूथ है. क्लियर? तो मींस इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल आल्सो एंड इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस आल्सो, कि ड्राई है, रफ है, ये चीजें भी मैंने यहाँ पे डिस्कस करनी है. तो आपके पास क्या हुआ, फर्स्ट क्लास सिंपल ये है, और ये मैंने आगे डिस्कशन करी है कि आपके पास म्यू कांस्टेंट आएगा और आपके पास जो म्यू होगा वो किसके इक्विवेलेंट होगा, FL by R. And this is very important relation from examination point of view. Means ये relation एग्जाम में हमारे पास काफी बार आई हुई है. देन आपने क्या करना है, इसे अच्छे से डिस्कस करना है, अच्छे से इसको स्टडी करना है. ये म्यू इक्वल टू क्या होगा, आपके पास FL by R होगा. अब देखिए यहाँ पे ये भी फोर्सेस है, ये भी फोर्सेस है, दोनों फोर्सेस का रेशियो है, तो इसका मतलब आपके पास क्या होंगे, इसके कोई यूनिट्स नहीं होंगे. क्लियर? तो मैंने जस्ट क्या किया, पहले इसके बारे में आपको बताया, फिर आपके पास म्यू आया, म्यू के बारे में मैंने क्या किया, एक्सप्लेन किया. क्लियर? अब हमने करने है इसके एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन. वो देखिए मैं कैसे करूंगा कि मींस मैंने ये चीज यहाँ पे डिस्कस करनी है. अगर मैं R को इंक्रीज कर रहा हूँ तो FL भी मेरे पास ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो रहा है. वो क्यों इंक्रीज हो रहा है, वी हैव टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन. एक्चुअल में क्या है कि जब आप किसी बॉडी को प्लेस करते हो तो उसका वेट कैसे एक्ट करता है, वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है. तो इसका मतलब जो रिएक्शनल फोर्सेस होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा. क्लियर? अब जैसे मान लो कि मैं इसके अंदर जो वेट प्लेस करता हूं तो थ्रेड की हेल्प से जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा. क्लियर? अब फोर्स अगर इस डायरेक्शन में लग रहा है तो इसका मतलब जो फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा आपके पास वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा. क्लियर?
इन द सेकेंड सिचुएशन हमने क्या किया कि जैसे सपोज करो मैं इस बॉडी को ए कंसीडर कर लेता हूं और इस बॉडी के ऊपर मैंने क्या किया, एक दूसरी बॉडी को प्लेस कर लिया, लेट इट बी अ बॉडी बी। क्लियर, एक दूसरी बॉडी को प्लेस किया तो होगा क्या आपके पास कि इस केस में वेट क्या करेगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगर आपके पास वेट इंक्रीज करेगा देन रिएक्शनल फोर्स भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। मींस अगर यहाँ पे आपके पास वेट इंक्रीज कर रहा है देन आर भी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। बट अगर ये इंक्रीज कर रहा है, देखो इस केस में आपके पास क्या होगा, देन अगर वेट ज्यादा हो गया तो मुझे फोर्स ज्यादा अप्लाई करनी पड़ेगी, और जब फोर्स ज्यादा अप्लाई हो रही है तो उस केस में क्या होगा, आपके पास फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन भी क्या होगा, उतना ही इंक्रीज करेगा। मींस एक तरह से सिचुएशन है क्या कि मैंने वेट को इंक्रीज किया देन आपके पास आर इंक्रीज हो रहा है, देन उसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्सेस भी इंक्रीज होगा। क्योंकि अगर मान लो कोई बॉडी हैवी होगी तो उसको मूव करने के लिए उतनी ही फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। मींस उस केस में फोर्स में ज्यादा अप्लाई कर रहा हूं, उसका मतलब क्या है, इन द अपोजिट डायरेक्शन आपके पास जो फ्रिक्शनल फोर्सेस एग्जिस्ट करेगी इट विल बी द लार्जर। क्लियर, तो आपने ये चीज याद रखनी है कि जितने अमाउंट का मैं फोर्स इंक्रीज करता हूं देन आपके पास ये इंक्रीज करेगा। और फोर्स मुझे क्यों इंक्रीज करना पड़ेगा, बिकॉज यू नो वेरी वेल कि बॉडी का वेट इंक्रीज हो चुका है तो रिएक्शनल फोर्सेस आपके पास ज्यादा है। क्लियर, तो मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ पे एक तरह से आर जो है वो mg को बैलेंस करेगा और जो फोर्स अप्लाइड है वो फ्रिक्शनल फोर्सेस को बैलेंस करेगी। क्लियर, तो आपके पास यहाँ पे क्या है, दिस इज अबाउट द फर्स्ट लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्लियर, ये तो हो गया फर्स्ट लॉ। अब आता है सेकंड लॉ। सेकंड लॉ में हमारे पास क्या है कि जो डायरेक्शन होती है फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन की इज ऑलवेज इन द अपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ द फोर्स अप्लाइड। क्लियर, मतलब आपके पास क्या है, जो एफएल का डायरेक्शन होगा वो कैपिटल एफ के क्या होगा, अपोजिट होगा। क्लियर, क्योंकि देखो ये चीज यहां से क्लियर हो जाती है कि आर mg को इक्वेट कर रहा है, एफ आपके पास किसको इक्वेट कर रहा है, एफएल को इक्वेट कर रहा है। क्लियर, और देखिए अगर आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे वेट को इंक्रीज करते हो तो फोर्स अकॉर्डिंगली इंक्रीज करता है, तो आपके पास अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि वेट इंक्रीज किया था ना तो उसको अगर मैंने क्या करना है, फोर्स अप्लाई करना है तभी तो मुझे फ्रिक्शनल फोर्सेस का पता चलेगा। तो यहाँ पे वेट इंक्रीज हुआ, मैंने फोर्स को अप्लाई किया इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो आपके पास क्या हो गया, फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन उस केस में इंक्रीज कर जाता है। क्लियर, तो यहां पे हमारे पास क्या, जैसे मैंने बताया R इक्वल टू mg, F इक्वल टू FL। क्लियर, तो मैंने कहा कि जो फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन की डायरेक्शन होगी वो इसके क्या होगी, अपोजिट होगी। इसकी ना हम सिंपल सी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन दे सकते हैं कि कैसे, कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने पुली के साथ इस वेट को टाई अप कर रखा है। क्लियर, यू नो वेरी वेल कि फोर्स तब इस साइड लगेगी, इसका मूवमेंट इस साइड होगा। अगर मूवमेंट इस साइड है तो फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होगा, अपोजिट साइड होगा। अगर आप पुली को सपोज करो यहां पे ले आओ तो वेट आप इस साइड पुट करोगे तो बॉडी का मूवमेंट इस साइड होगा। अगर बॉडी इस साइड मूव करे मींस फोर्स इस साइड लग रही है, तो इस केस में आपके पास एफएल किस साइड होगा, अपोजिट साइड होगा। मींस जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा वो अपोजिट साइड एक्ट करेगा। सो ऑलवेज रिमेंबर कि जो आपके पास फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन का डायरेक्शन होता है वो अप्लाइड फोर्स के क्या होता है, अपोजिट होता है। क्लियर, नाउ थर्ड लॉ। अब मैंने क्या करना है, थर्ड लॉ को एक्सप्लेन करना है। अब थर्ड लॉ आपके पास क्या है, जो फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ द कॉन्टैक्ट। ठीक है, मतलब ये वाला जो मैं लॉ बता रहा हूं दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। क्लियर, कि मींस द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू सरफेसेस। क्लियर, प्रोवाइडेड द नॉर्मल रिएक्शन मस्ट बी सेम। मतलब नॉर्मल रिएक्शन अगर आपके पास सेम रहेगी ना तो एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। वो आप कैसे एक्सप्लेन करोगे, जैसे सपोज करो मेरे पास यहाँ पे एक सरफेस है और इसके ऊपर मैंने जस्ट क्या किया, टू बॉडीज को प्लेस किया है। ये बॉडी ए है एंड दिस वन इज बॉडी बी। क्लियर, ए एंड बी। क्लियर, और यहाँ पे हमने क्या करना है, जस्ट फोर्स अप्लाई करनी है और आपके पास क्या होगा, जो फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा। जैसे एक टाइम के लिए सपोज करो मैं इसको थ्रेड से टाइप करता हूं, यहाँ पे पुली है एंड दिस वन इज अटैच्ड टू द वेट, और जो इसका वेट होगा वो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा, रिएक्शन अपोजिट डायरेक्शन में होगा और फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन आपके पास यहाँ पे होगा और फोर्स यहाँ पे है। क्लियर, मैंने जस्ट यहाँ पे ये बोला है कि अगर आप नॉर्मल रिएक्शन सेम प्रोवाइड करते हो तो ये एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। जैसे यहाँ पे एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट अभी ये है,
इन द नेक्स्ट सिचुएशन मैंने क्या लिया कि इसमें ये ले लिया कि यहां पे एक बॉडी को प्लेस किया ऐसे और बी को मैंने प्लेस कर दिया इसके ऊपर। क्लियर है? जस्ट मेरे पास यही बॉडी, जस्ट मैंने इस टाइप से क्या कर लिया, उसे प्लेस कर दिया यहां से थ्रेड, एंड देन मैंने क्या किया है, इसको वेट के साथ, इसमें कोई वेट है जो मैंने यहां पे प्लेस किया। क्लियर? फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन अभी आपके पास अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा, फोर्स आपके पास यहां पे अप्लाइड होगी। देन यू कैन सी कि यहां पे एरिया ऑफ कांटेक्ट क्या है, सिंगल टाइम है, और यहां पे आपके पास क्या है, डबल टाइम है। क्लियर? बट अगर मैं ओवरऑल वेट कंसीडर करूं तो दोनों केसेस में क्या है, सेम है। और आपको पता है टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, मींस अगर मेरे पास टोटल का यहां पे डाउनवर्ड mg एक्ट करता है तो अपोजिट डायरेक्शन में आपके पास r आएगा। तो ऐसे इस केस में वेट तो सेम ही है, तो रिएक्शनल फोर्सेस आपके पास क्या आएंगी, यहां पे सेम ही आएंगी। क्लियर? मींस अगर मैं क्या करता हूं, वेट सेम प्लेस करता हूं तो रिएक्शनल फोर्सेस मेरे पास सेम ऑफर हो रही है, और जिसकी वजह से क्या है कि आपके पास यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्सेस भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। क्लियर? मींस बेसिकली क्या है कि ये एरिया ऑफ कांटेक्ट के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, यहाँ पे डबलिंग है, यहाँ पे सिंगल टाइम है, तो आप देख सकते हो कि दोनों केसेस में रिजल्ट हमारे पास सेम ही आएगा। क्यों सेम आएगा? क्योंकि मैंने यहाँ पे रिएक्शन सेम प्रोवाइड करी है, मींस बॉडीज का जो अमाउंट लिया है, जो वेट लिया है, दोनों केसेस में सेम लिया है, ताकि आर क्या हो, सेम हो। अगर आप रिएक्शन सेम ओबे नहीं करते, वेट सेम नहीं लेते, तो उस केसेस में क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्सेस डिफरेंट होगा। बिकॉज यू कैन कंसीडर, अगर आप एक लाइट बॉडी लेते हो, एक हैवी बॉडी लेते हो, तो लाइट बॉडी में क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्सेस कम होगा, और हैवी बॉडी में क्या होगा, ज्यादा एक्सर्ट होगा। क्लियर? एनी डाउट? नाउ नेक्स्ट इज फोर्थ। अब फोर्थ जो हमारे पास लॉ है वो क्या है कि जो फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द सरफेसेस इन कांटेक्ट। क्लियर? मींस आपके पास दो सरफेसेस जो कांटेक्ट में है, उनका नेचर क्या है, इस चीज के ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर? कि जैसे देखिए, अगर मैं सिंपल से एग्जांपल लूं कि मेरे पास एक बॉडी है, सपोज करो यहाँ पे मैंने एक सरफेस ली और इसके ऊपर मैंने एक बॉडी को प्लेस किया, ए को। क्लियर? मैं कहता हूं ये बॉडी ना एक साइड से तो क्या है, स्मूथ है, और एक साइड से क्या है, हमारे पास रफ है बिल्कुल। क्लियर? मतलब फ्रॉम द वन साइड इट विल बी द रफ एंड फ्रॉम द अदर साइड इट इज स्मूथ। क्लियर? तो होगा क्या कि अगर मैं यहां से थ्रेड को टाई अप करता हूं एंड देन यहां से क्या है, इसको पेन के साथ अटैच किया, यहां पे वेट है। क्लियर? देन यू विल सी कि आपके पास क्या है कि अगर मैंने इसको स्मूथ साइड से प्लेस किया है तो आपके पास होगा क्या कि वहां पे बॉडी इजीली मूव करेगी, तो वहां पे फ्रिक्शनल फोर्सेस क्या होंगी, कम ऑफर होंगी। बट अगर मैं इसको इन्वर्ट कर दूं, मींस अगर मैं ये पार्ट इसका इस साइड प्लेस कर दूं और ये वाला पार्ट में यहां पे शिफ्ट कर दूं, तो आपके पास रफ वाली साइड क्या होगी, इस साइड आ गई। तो जो रफ साइड होती है वहां पे बॉडी का मूवमेंट होता है कंपैरेटिवली कम होता है, तो मींस वहां पे फोर्स, अगर आपने एक बॉडी को मूव कराना है तो फोर्स आपको ज्यादा अप्लाई करनी पड़ेगी, तो उस केस में क्या होगी, जो फ्रिक्शनल फोर्सेस होंगी आपके पास ज्यादा अक्कर होंगी। तो आप देख सकते हो कि दोनों में क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्सेस डिफरेंट है, तो इट मींस कि मेरे पास क्या चीज है यहाँ पे कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है, या मैं ये कह सकता हूँ फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन ऑलवेज डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सरफेसेस इन कांटेक्ट, कि आपके पास मटेरियल किस टाइप का है, व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द सरफेसेस इन कांटेक्ट, वो इसके ऊपर डिपेंड करता है। बिकॉज यू नो वेरी वेल, अगर आपके पास एक स्लिपरी रोड होगा, अगर एक स्मूथ सरफेस होगी, तो वहां पे मूवमेंट ज्यादा इजी होती है। क्लियर? मींस वहां पे फ्रिक्शनल फोर्सेस कम होती हैं। अगर एक रफ सरफेस होगी, देन यू नो वेरी वेल कि वहां पे क्या होगा कि आपके पास फ्रिक्शनल फोर्सेस ज्यादा एग्जिस्ट करेंगी। क्लियर? एनी डाउट?